विकास वार्ता पर युवाओं का प्रेरणा स्रोत कार्यक्रम के अंतर्गत उप जिलाधिकारी सदर रायबरेली शिखा संखवार का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू रवि श्रीवास्तव के साथ। नमस्कार। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने कम उम्र में एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। हम बात कर रहे हैं रायबरेली की उप जिलाधिकारी शिखा संखवार जी की। हम उन्हीं के साथ बैठे हुए हैं। दूसरी बात यह है कि 2018 बैच की पीसीएस अधिकारी हैं और आज हम इनकी जिंदगी के सफर और इनकी कामयाबी और संघर्ष की दास्तान और उसकी कहानी आपसे शेयर करेंगे। हम बात करेंगे कि इतनी कम उम्र में मेहनत और लगन निष्ठा से की गई पढ़ाई अक्सर कामयाबी के दरवाजे खोलती है। इसी विषय पर, इसी कड़ी में और इस कार्यक्रम को लगातार बढ़ाने के कड़ी में आज हम शिखा जी से बात करेंगे, जो एसडीएम रायबरेली सदर हैं और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मैं उनके चैम्बर में बैठा हूं, बड़ी मुश्किल से समय मिल पाया है और हम बात करेंगे इनसे कि आखिर आज आप इस कामयाबी के पद पर हैं और जीवन में जो भी छात्र छात्राएं, जो भी युवा मेहनत कर रहे हैं, इस फील्ड में जा रहे हैं, तो वाकई कामयाबी उनको भी मिलेगी, लेकिन एक सतत लगातार मेहनत करने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है मैडम आपका। थैंक यू सो मच। मैम, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप एसडीएम हैं यहाँ और सबसे बड़ी खास बात कि आपकी शिक्षा दीक्षा से लेकर माता पिता इस फील्ड में नहीं थे और आप आई, कैसे आना हुआ? बेसिकली शुरुआत से ही तो हम लोग आईआईटी में जाने की एक ड्रीम रखते हैं जी जी। और हमारे यहाँ भी ऐसा ही था। हम लोग का थोड़ा मैथ साइड स्ट्रांग था जी। मैं और मेरे ब्रदर ने बीटेक किया है जी। और जो मेरी छोटी सिस्टर है उन्होंने वो डॉक्टरी की लाइन ऑप्ट की। जी। तो स्टार्टिंग हमारी ऐसे ही होती है कि हमारा जो ग्रेजुएशन है वो इंजीनियरिंग में है। जी जी। मैंने एमटेक उसके बाद किया है केमिकल इंजीनियरिंग में आईटी दिल्ली से। उसके बाद क्योंकि मेरे पेरेंट्स में मेरे फादर की स्पेशली उनकी चाह थी कि हमारे जो बच्चे हैं वो प्रशासन में जाएं। जी। तो कहीं ना कहीं पहले तो इंटरेस्ट नहीं था हमारा जाने का, बट कुछ लोगों से ऐसे मुलाकात हुई, कुछ ऐसा फैसिनेशन हुआ कि ये कुछ अलग जॉब है, यूनिक जॉब है, यहाँ पे रिस्पेक्ट है, आपका पावर है और जो भी आप लोगों के लिए काम कर सकते हैं, उनको न्याय दिला सकते हैं, उसमें जो आपको एक सेटिस्फैक्शन मिलता है वो मुझे लगता है कि किसी और सर्विस में आपको उस तरीके का नहीं मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं ऑल दीज थिंग्स मोटिवेटेड मी कि मैं इस प्रिपरेशन में जाऊँ, सिविल सर्विसेज के प्रिपरेशन में जाऊँ और अल्टीमेटली यही है कि मेरे ब्रदर भी हैं इंडियन पुलिस सर्विस में और मैं अभी यहाँ पर एसडीएम के पद पे कर रही हूँ। मैम, आप कानपुर की रहने वाली हैं और कानपुर एक बड़ा शहर है, इंडस्ट्रियल एरिया है। अक्सर शिक्षा को लेकर कभी कभी चुनाव करना पड़ता है। जैसे आज के युवा या आज की छात्र छात्राएं जो भी पढ़ रहे हैं, जो चाहते हैं कि हम इसमें तैयारी करें, अक्सर डिसीजन क्लियर नहीं हो पाता है किस क्षेत्र में जाना है, किस क्षेत्र में नहीं जाना है। क्या कहेंगे आप, जो आज के छात्र छात्राएं तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, बच्चियां हैं, मेहनत कर रही हैं और कभी कभी मायूसी भी आ जाती है, क्या कहेंगे आप? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आपको जो इंटरेस्ट है आपको वो फील्ड चुननी चाहिए। क्योंकि अगर आप कुछ ऐसे फील्ड में चले जाएं, क्योंकि आप अगर अपने पेरेंट्स की चॉइस को फॉलो करना चाह रहे हैं लेकिन आपका खुद का इंटरेस्ट नहीं है, तो यू टेंड टू एंड अप, आप थोड़ा ऐसी सिचुएशन में चले जाते हैं कि आप बेसिकली ना अपने साथ जस्टिस कर पाते हैं, ना उनके डिसीजन के साथ जस्टिस कर पाते हैं। तो अगर आप वो चीज चुनते हैं जिनमें आपका इंटरेस्ट है, आपका पैशन है, तो कहीं ना कहीं आप एक ग्रेटर गुड के लिए काम कर पाते हैं। तो मेरे साथ ऐसा था कि मैंने वही चीज चुनी जो मैं चाह रही थी। मेरे पेरेंट्स ने पहले मना किया कि आप एमटेक नहीं करेंगे, बट मैं करना चाह रही थी क्योंकि मुझे वो केमिकल इंजीनियरिंग पसंद थी। तो उसको करने के बाद आई वेंट इनटू द सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन। तो मैं सबसे ये कहना चाहूंगी, आप वही फॉलो करिए जो आपका मन कह रहा है, आप उसमें बेस्ट परफॉर्म करिए। सर्विस करना केवल सिविल सर्विसेज में आकर के ही सर्विस करना नहीं होता है। इनफैक्ट जो प्राइवेट सेक्टर में वो भी सर्विस कर रहे हैं, जो किसी और फील्ड में है, कोई मेडिकल में है, कोई स्पोर्ट्स में है, तो वो कहीं ना कहीं वो ओवरऑल अपने देश की सेवा ही कर रहे हैं। तो मैं ये भी बताना है कि आखिर जिंदगी में हर काम में संघर्ष है, चुनौती है, कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव होता रहता है। उससे आपको किस तरह आगे निकलना है और चुनौतियां अगर सामने आती हैं तो क्या करना है? मैं एक
किस्सा बताना चाहूँगी जी कि जब मैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में थी और आई थिंक 3-4 साल हो चुके थे एंड आई वॉज नॉट गेट सिलेक्टेड इन एनी ऑफ द एग्जाम। जी मेरा प्रीलिम्स होता था, मेंस होता था, बट फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाता था। जी तो कुछ टाइम बाद ऐसा फेज भी आया कि मुझे डिप्रेशन की भी सिम्टम्स थे। जी जी जैसे मैं सुनती थी लोगों के थ्रू कि लोगों ने डिप्रेशन में ये कर लिया, वो कर लिया। जी जी तो कहीं ना कहीं वो एक फेज था जहाँ मैंने वो खुद भी फील किया जी कि आई वॉज लाइक कि मेरा कहीं सिलेक्शन नहीं हो रहा है जी और इतने टाइम से मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ, पेरेंट्स इतना फाइनेंशियली और इमोशनली सपोर्ट कर रहे हैं, उसके बाद भी मैं सिलेक्शन नहीं दे पा रही हूँ। तो वो बेसिकली मेरी जो खुद से एक्सपेक्टेशन थी मैं वो मीट नहीं कर पा रही थी। जी बट ऐसा नहीं होता है। मैं आपको उसका दूसरा पार्ट भी दिखाना चाह रही हूँ कि जब आप लगातार प्रिपरेशन करते हैं, लगातार अपनी मेहनत से लगे रहते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपका हार्ड वर्क पे ऑफ होता है। बिल्कुल। तो वो मुझे वो साल लगे, 3 से 4 साल लगे जो मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था। बट जी एक्चुअली ये था कि मेरा 2017 में डीवाईएसपी के पद पर भी सिलेक्शन होता, उसके पहले मेरा 16 में 4 नंबर से सिलेक्शन रुका था। जी बट दैट पॉइंट मेड मी कि मेरा सिलेक्शन हो सकता है। जी अभी मैं अगर मेरा सिलेक्शन हो जाता और अगर मैं किसी और पोस्ट को ज्वाइन कर लेती तो हो सकता है कि मेरा फिर एसडीएम के पद पर सिलेक्शन नहीं हो पाता। जी तो कहीं ना कहीं जो भी चीज़ें होती हैं अच्छे के लिए होती हैं। और बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो तैयारी करते टाइम उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है या बहुत टाइम लगता है, वो मायूस होते हैं, डिप्रेशन के भी शिकार हो जाते हैं। उनसे मैं ये कहना चाहूँगी थोड़ा सा अपने पर मतलब धैर्य रखिए, अपने पर विश्वास जी। रखिए और पूरी मेहनत के साथ लगे रहिए। अल्टीमेटली आपका सिलेक्शन होना ही है। इसके लिए आप बिल्कुल भी निराश मत होइए और जितना आप अपना इनपुट दे सकते हैं बस जी। आप पर उस पर फोकस करिए और आप अपने मेंटल हेल्थ पे थोड़ा सा ध्यान रखिए कि आप जैसे तैयारी करते टाइम आप भूल जाते हैं कि हमारे लिए कुछ और चीज़ें भी इम्पोर्टेंट जी। हैं। तो जैसे ही मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं मैं अपने फिजिकल हेल्थ पर कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हूँ तैयारी की वजह से, तो आई स्टार्टेड डूइंग योगा जी। और मेडिटेशन और भी चीज़ों पे फोकस करना मैंने शुरू किया। देन आई एबल टू कंट्रोल माई सेल्फ जी। कि मैं मेंटली किस फील्ड में मतलब किस एरिया में मुझे नहीं सोचना चाहिए और क्या मैं कर रही हूँ और इसका क्या आउटपुट हो सकता है। जी। तो इन सब चीज़ों पे जैसे ही आपका कंट्रोल आ जाता है तो बेसिकली आप एक स्ट्रीमलाइन वे में जाते हो जी। और जो आपने टारगेट रखा है जी। तो उसको अचीव कर पाते हो। बहुत धन्यवाद। और मैं एक बात और जानना चाहूंगा मैम कि जो बड़ी एक भ्रांति है खासकर शिक्षा को लेकर, जो गांव की शिक्षा होती है, अक्सर माँ बाप उनके भी सोचते हैं कि भाई हमारी बेटी डीएम बन जाए, एसडीएम बन जाए, आईपीएस आईएएस। ऐसे में जो गांव की शिक्षा है, प्राथमिक शिक्षा है, जूनियर हाई स्कूल की शिक्षा है, तो गांव में लोग कहते हैं कि नहीं साहब वो उस लेवल पे कहाँ हम लोग पहुंच पाएंगे। अक्सर माँ बाप के पास उतनी आर्थिक व्यवस्थाएं नहीं होती, लेकिन फिर भी उनकी कामयाबी के लिए उनके बच्चों को क्या कहेंगी जो वाकई गांव से तैयारी कर रहे हैं और फिर उन्हें लगता है कि हमें वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही। क्या सुविधाएं अक्सर बाधा पहुंचाती हैं किसी कामयाबी की मंजिल तक पहुंचने के लिए? सुविधाएं जरूरी हैं। आई वुड नॉट से कि ज़रूरी नहीं जी। है, टू सम एक्सटेंट जी। बिल्कुल ज़रूरी है। बट मैं एक लाइन कोट करना चाहूँगी डॉक्टर अम्बेडकर जी की कि उन्होंने कहा था आपके पैरों में जूते हों या ना हो बट हाथ में किताब होनी चाहिए। बिल्कुल सही। तो शिक्षा ही एकमात्र ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा आप किसी भी एरिया में, किसी भी फील्ड में आप चेंज ला सकते हैं और एक बहुत बड़ा चेंज ला सकते हैं। तो मैं सभी पेरेंट्स को जो हमारे गांव के हैं और जो हमारे शहर के हैं उन सभी को मैं यही कहना चाहूँगी, आपने अपने बच्चों को पढ़ाएं, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी शिक्षा दे सकते हैं कोशिश करिए, उनको शिक्षा पर जोर दीजिए, केवल शिक्षा पे नहीं, जिस फील्ड में वो जाना चाहें। और इसके अलावा अगर आप जो सुविधाओं की बात कर रहे हैं तो हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी हमारे प्राथमिक विद्यालय हैं गांव के हैं, विजिट करके जो वहाँ मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए, जैसे प्रॉपर जो डाइट है और वहाँ पे जो उनको ठंड के समय जो उनकी क्लोथिंग है और जो बुक्स वगैरह हैं, कोशिश हमारी यही रहती है कि वो उनको हर एक स्टूडेंट को वो उपलब्ध कराई जाए ताकि उन वजह से कोई भी बच्चा पढ़ने से रुक ना पाए। जैसे कि टॉयलेट्स की व्यवस्था, साफ़ सफाई की व्यवस्था, हम लोग रेगुलर, हमारा एक वो होता है, टारगेट होता है कि हम लोग जो हमारे स्कूल हैं उनको विजिट करते हैं।
तो उनको कोशिश की जाती है कि हमारे सभी जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं उनसे कोऑर्डिनेशन बिठा करके जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं विद्यालय की उनको हम पूरा करा सकें, ताकि बच्चे जो हैं वो अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें। बाकी सभी पेरेंट्स को मैं ये कहना चाहूँगी, आप बच्चों के भविष्य को एक बहुत ही सीरियस ले करके कि उनका जो भविष्य है वो एजुकेशन में होना चाहिए, किसी काम में या किसी और अन्य फील्ड में नहीं होना चाहिए। तो मैं यही उनको मतलब उनसे अनुरोध करना चाहूँगी कि आप अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाएं। आज आप इस फील्ड में आके और आप इस कुर्सी पर बैठी हैं, अब आम लोग आपसे मिलते होंगे, सामान्य लोग आते होंगे और आप उनके सामने डिसीजन देती हैं, फैसले देती हैं, ये करना है आपको, ये ऐसे हो जाएगा, वो ऐसे हो जाएगा। लोग आते हैं फरियाद लेके, कैसा लगता है कि सामान्य लोग जब आपके सामने अब आते हैं, अब आप इस कुर्सी पर हैं, एसडीएम है, रायबरेली की सदर एसडीएम है, इतनी कम उम्र में कामयाबी मिल गई आपको, ये पद ईश्वर की कृपा से। अब ऐसे लोग जो आते हैं, जो पीड़ित हैं, जो परेशान हैं, वो किस तरह की फरियाद लाते हैं और आपका किस तरह लगाव आता है कि ऐसा भाई होता रहता था पहले, हम लोग भी देखते थे, क्या करती हैं उनके साथ, किस तरह का फैसला, किस तरह का मानसिक लगाव आपका उनसे जुड़ा रहता है न्याय के मामले में? सामान्य मैं भी उन्हीं में से ही हूँ, मैं कुछ अलग नहीं हूँ। बट जैसे कि जो यहाँ समस्याएं आती हैं, जमीनी विवाद से रिलेटेड आती हैं, वरासत आई जाती निवास प्रमाण पत्र बनाने को लेकर के आती हैं, और भी जो कोर्ट के मैटर्स रहते हैं, और किसी तरीके की कोई किसी को भी XYZ कोई भी समस्या होती है, वो हमें फ़ोन में कांटेक्ट करते हैं, हमें व्हाट्सएप के थ्रू बताते हैं। तो मैं मेरे द्वारा जैसे भी पॉसिबल हो सकता है कि अगर किसी ने मुझे व्हाट्सएप भी अगर किया है तो अगर मैं कर सकती हूँ उस समस्या का समाधान उसके व्हाट्सएप के मैसेज के द्वारा ही, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं उसको तुरंत एफिशिएंटली उसका निस्तारण करा सकूं। और कोशिश करती हूँ कि पहले तो उसकी समस्या को सुन लूँ, क्योंकि आप जानेंगे नहीं कि आधी समस्या उनकी केवल अगर हम लोग प्यार से सुन लेते हैं तो तभी दूर हो जाती है। जी। बाकी ये है कि उनको संतुष्ट कराने की कोशिश करते हैं। अगर काम होने लायक होता है तो मैं तुरंत भेज करके अपने अधिकारी को या स्वयं वहाँ पहुँच करके कोशिश उसमें समस्या का निस्तारण कराने की कोशिश करते हैं। और अगर नहीं होने लायक भी होता है तो उनको उस तरीके से समझा करके, जो भी तरीका हो सकता है पॉसिबल उनके लिए कि जहाँ वो अप्रोच कर सके, उनको मैं प्रॉपर तरीके से समझाती हूँ। कभी कभी ऐसी परिस्थिति आती है और चैम्बर से बाहर भी निकल के जाना पड़ता है, कुर्सी छोड़कर भी जाना पड़ता है। क्या ऐसा लगता है कि स्पॉट पर जाकर घटना सही मिल जाती है, या कुछ यथार्थ पता चल जाता है कि जो अफसरान आपके नीचे काम कर रहे हैं, आपके लोग जो नीचे मातहत हैं आपके, उनके बताने से बात तय हो जाती है? कभी कभी वो लोग गलत भी बात बताते हैं, कैसे आप जज करती हैं? जी, मैं इसमें कहना चाहूँगी कि जैसे अगर कभी बहुत सारी मिस्टेक्स आपके पास आती भी जी जी कभी कभी जब आप मौके पे जाते हैं तो दो अलग अलग तरीके की आती है। कभी जैसे आप मौके पे जाकर के उसका यथार्थता का पता चल जाता है। कभी कभी क्या होता है कि जो ग्रामीण लोग होते हैं उनकी उम्मीद होती है कि हम लोग वहाँ पहुँचे, वो हमारे जो लेखक होते हैं कि नहीं मैम एक बार आप देख लीजिए, तो उनके जी बिल्कुल उनकी रिक्वेस्ट पर कि अगर वो संतुष्ट नहीं हो रहे होते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि उनकी समस्या का निस्तारण करें ताकि उनको दोबारा यहाँ ना दौड़ना पड़े। तो अगर जैसा मौका लगता है, जैसा समय होता है, हम लोग वहाँ मौके पर भी जाते हैं। अच्छा, बहुत सारी खबरें आ जाती होंगी कि नहीं उन्होंने बीच में ये कर दिया, उन्होंने साफ सुविधा दे दिया। ऐसी जब खबरें आपको मिलती हैं तो किस तरह की कार्यवाही आप करती हैं? मैं उसका क्रॉस चेक करती हूँ, पहले क्रॉस वेरिफिकेशन करती हूँ, क्योंकि कभी कभी फेक कॉल्स भी आते हैं, फेक इन्फॉर्मेशन होती है, फेक कंप्लेंट होती है। तो जैसे ही हमें पता चलता है कि नहीं, अगर क्रॉस वेरीफाई करने पर वो समस्या जो किसी ने की है वो सही है कंप्लेंट, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। और इनकेस अगर जो कंप्लेंट की गई वो गलत है तो उसमें भी हम लोग कोशिश करते हैं कि उसको चेतावनी दे करके कि दोबारा ये कॉल नहीं आनी चाहिए, क्योंकि फेक कॉल की वजह से हम लोग भी काफी परेशान होते हैं। तो दोनों तरफ से ही हम लोग कार्रवाई करने की पूरी कोशिश करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया मैम। और सबसे बड़ी बात कि अब चूंकि जनता का भी समय है और बहुत टाइमली हमारी मुलाकात हो गई और अब बात हो गई, और दर्शकों को खासकर और उनके बच्चों को, ये जो प्रेरणा स्रोत कार्यक्रम हमारा चल रहा है, इसमें हमारा सिर्फ एक उद्देश्य है कि आज जो भी लोग अपनी मेहनत और अपने संघर्ष की कामयाबी की वजह से आज ऐसी सीट पर बैठी हुई है। आज हमारे साथ ये सुश्री शिखा संकवार जी हैं, PCS अधिकारी हैं और रायबरेली की SDM हैं। इन सब ने बात की और जाना कि वाकई सामान्यतः जिंदगी कैसे कटती है, और जब किसी पद पर आदमी आ जाता है तो उसकी भी अपनी बहुत सारी लायबिलिटीज होती है, जिम्मेदारियां भी होती है। और खासकर हम आपको अगले भी शख्सियत से जिनसे भी मुलाकात कराऊंगा उनसे आपको ये जानकारी मिलती रहेगी कि
आगे हमारे युवाओं को और बच्चों को किस फील्ड में जाना है, और जिस फील्ड में भी आप जा रहे हैं उसमें लगातार संघर्ष और मेहनत करने की जरूरत है, मायूस होने की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।